नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आरजेडी नेताओं के खिलाफ सीबीआई रेड पर तेजस्वी यादव ने साफ साफ दी बीजेपी को चेतावनी। कहा 100 सोनार की एक लोहार की करारा जवाब मिलेगा। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि नीतीश सरकार के फ्लोर टेस्ट के बीच स्पीकर विजय सिन्हा का इस्तीफा। तेजस्वी यादव बोले सभी जवाब सदन में देंगे। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कन्हैया कुमार ने कसा तंज, जय शाह तो यूपीएससी का एग्जाम देकर बने हैं बीसीसीआई सेक्रेटरी, लोग भी लेने लगे चुटकी। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि मध्य प्रदेश में भाजपा में जबरदस्त उथल पुथल, राजनीतिक गलियारों में शिवराज की विदाई की चर्चा, सिंधिया और कैलाश की मुलाकात से आग में डली घी। और पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस पर लाल सिंह चड्ढा का धमाल, द कश्मीर फाइल समेत कई फिल्मों को पछाड़ा, कितनी हुई कमाई, सब कुछ आपको बताएंगे। हर एक खबर की गहराई में ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को कीजिए लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। 100 सोनार की एक लोहार की करारा जवाब मिलेगा। आरजेडी नेताओं के खिलाफ सीबीआई रेड पर तेजस्वी यादव ने साफ कही ये बात। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें लालू परिवार के खास और आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह समेत कई आरजेडी नेताओं के ठिकानों पर सीबीआई ने एक साथ छापे मारा है। और बिहार में आरजेडी नेताओं के ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी ऐसे वक्त हुई है जब बुधवार को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होना है। ऐसे में आरजेडी ने इसे बदले की कार्रवाई करार देते हुए केंद्र की सत्ताधारी बीजेपी पर निशाना साधा। पूर्व सीएम राबड़ी देवी के बाद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सीबीआई रेड पर पलटवार किया है। तेजस्वी यादव ने साफ कह दिया है कि 100 सोनार की एक लोहार की समय आने पर करारा जवाब मिलेगा। आरजेडी नेताओं के ठिकानों पर सीबीआई की रेड पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि जिसको जो करना है करेगा, हमको जो जवाब देना है वो हम सदन में देंगे। साथ ही तेजस्वी ने कहा कि 100 सोनार की एक लोहार की समय आने पर करारा जवाब मिलेगा। वहीं सीबीआई की रेड पर बिहार के पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने कहा कि जनता सब देख रही है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है ये लोग डर गए हैं और बीजेपी को छोड़कर सभी पार्टियां हमारे साथ हैं। हमारे पास बहुमत है। सीबीआई ने हमें डराने के लिए कार्रवाई की है, लेकिन हम डरेंगे नहीं, ये पहली बार नहीं हो रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नीतीश सरकार के फ्लोर टेस्ट के बीच स्पीकर विजय सिन्हा का इस्तीफा। तेजस्वी यादव बोले सभी जवाब सदन में देंगे। जी हाँ दोस्तों, बिहार में आरजेडी जेडीयू सरकार के फ्लोर टेस्ट के बीच विधानसभा स्पीकर विजय सिन्हा ने अपना इस्तीफा दे दिया है और वहीं नरेंद्र नारायण यादव को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है। बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी ने बताया कि विधानसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे के लिए स्थगित की गई है। ऐसे में नियमों के अनुसार अध्यक्ष के इस्तीफे के बाद विधानसभा का सारा काम उपाध्यक्ष संभालेंगे। बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले इस्तीफा देते हुए सिन्हा ने कहा कि मुझ पर विधायकों द्वारा अनर्गल आरोप लगाए गए हैं। ऐसे में उन्हें इन आरोपों पर जवाब देना था, इसीलिए अब तक इस्तीफा नहीं दिया था। विजय सिन्हा ने इस्तीफा देने के बाद कहा कि हमने सदन में अपनी पूरी बात रखी है। सब विधायकों ने अध्यक्ष का सम्मान दिया। हमने पहले ही कहा था कि हम बाहर इस्तीफा नहीं देंगे। हम जो कहा वो बिहार देश की जनता ने देखा और अब निर्णय वो करेंगे कि उसमें कितना सत्य है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कन्हैया कुमार का तंज, जय शाह तो यूपीएससी का एग्जाम देकर बने हैं बीसीसीआई सेक्रेटरी, लोग भी लेने लगे जय शाह पर चुटकियां। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने हाल में एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे पर जमकर तंज कसा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिवारवाद को लेकर दिए गए भाषण पर निशाना साधते हुए कहा कि जय शाह तो यूपीएससी का एग्जाम देकर बीसीसीआई के सेक्रेटरी बने हैं। कन्हैया कुमार के बयान पर सोशल मीडिया यूजर्स भी चुटकी लेते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, कन्हैया कुमार ने अपने भाषण के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को संसदीय बोर्ड से हटाए जाने पर चुटकी लेते हुए कहा कि अभी बहुत सारे लोग अग्निवीर बनने वाले हैं। उन्होंने आगे कहा कि उसके बाद केवल 2 लोग ही रहेंगे, चाचा और भतीजा। चाचा वास्को दी गामा की तरह पूरी दुनिया का चक्कर लगाएंगे और भतीजा आईपीएल में गुगली फेंकेंगे। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राजनीतिक गलियारे में शिवराज की विदाई की चर्चा, सिंधिया और कैलाश की मुलाकात ने आग में डाल दी घी। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान मध्य प्रदेश में जबरदस्त सियासी भूचाल मचा हुआ है, जिसमें आपको बता दें कि भाजपा को केंद्र की सत्ता की ओर ले जाने वाले राज्य मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों अजीब सी बेचैनी दिख रही है। हालांकि सतह पर सत्ताधारी भाजपा और शिवराज का राज शांत तो नजर आ रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर चौहान की रवानगी की चर्चा शुरू हो गई है।
सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजधानी भोपाल में थे। मध्य प्रदेश में जोरों की बरसात हो रही थी और इसी बीच भोपाल से दिल्ली तक शिवराज की कुर्सी जाने की चर्चाएं शुरू हो गई। जब कयासों ने जोर पकड़ा तो शाम तक तमाम सोशल मीडिया ग्रुप पर शिवराज को बदले जाने के मैसेज प्रसारित हो गए। हालांकि इन संदेशों की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन तमाम राजनीतिक विश्लेषक इन्हें अफवाह करार ही देते हैं। और इसी बीच शाम को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर पहुंच गए और वो सीधे भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के घर पहुंचे और इस तरह के बयान दिए कि शिवराज को बदले जाने की अफवाहों को फिर से बल मिल गया। मध्य प्रदेश में सत्ता का चेहरा बदलने की बातें इससे पहले कभी इतनी प्रबलता से राजनीतिक गलियारों में नहीं गूंजी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लाल सिंह चड्ढा का इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस पर धमाल, द कश्मीर फाइल्स समेत कई फिल्मों को पछाड़ा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा को भारत में मिला जुला रिस्पांस मिला और बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई नहीं कर पाई, लेकिन फिल्म ने इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बॉलीवुड हंगामे के अनुसार फॉरेस्ट गंप की हिंदी रीमेक अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में 2022 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म है। फिल्म ने गंगूबाई काठियावाड़ी, भूल भुलैया 2 और द कश्मीर फाइल जैसी हिट फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। लाल सिंह चड्ढा ने रिलीज के एक हफ्ते में $7.5 मिलियन यानी कि 59 करोड़ रुपए की कमाई की। फिल्म ने गंगूबाई काठियावाड़ी, भूल भुलैया 2 और द कश्मीर फाइल्स को पीछे छोड़ दिया है और ये तीनों ही फिल्में भारत में सुपरहिट हुई थी। हालांकि तेलुगु फिल्म RRR ने इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस पर $20 मिलियन कमाई थी। दोस्तों, आपको बता दें कि लाल सिंह चड्ढा ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 55 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई कर ली है और फिल्म को बनाने में कथित तौर पर 180 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। फिल्म का निर्माण कोरोना महामारी से पहले शुरू हुआ था और फिल्म लगभग 3 साल से बन रही थी और इस दौरान फिल्म की शूटिंग को कई बार रोकना और शुरू करना पड़ा था। लाल सिंह चड्ढा 11 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और फिल्म को रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस से लॉन्ग हॉलीडे का फायदा मिला और लाल सिंह चड्ढा की वर्ल्ड वाइड ग्रॉस अब 126 करोड़ रुपए हो गई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कौन होगा कांग्रेस का नया अध्यक्ष? इस शर्त को मानने के बाद गहलोत के नाम पर लग सकती है मोहर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कांग्रेस का तारनहार इस बार गैर गांधी परिवार से हो सकता है। अटकलों का बाजार गर्म है कि इसके लिए देश में सबसे योग्य व्यक्ति राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, लेकिन इन अटकलों के बीच अभी तक अशोक गहलोत ने इस मामले में मीडिया के सामने कोई बयान नहीं दिया है। उनका कहना है कि अभी तो मीडिया ने ही उनको नया अध्यक्ष बनाया है, उनके पास फिलहाल इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अंदर खाने चर्चा है कि सीएम अशोक गहलोत के नाम को फाइनल कर दिया गया है और इस बीच गहलोत ने कुछ शर्तें भी रखी हैं और इन शर्तों को मानने पर मंथन चल रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी याद आ रही है क्योंकि अब गुजरात में आम आदमी पार्टी आ रही है। सीएम केजरीवाल ने ये तंज भाजपा पर कसा है। दरअसल दोस्तों, गुजरात के भावनगर में आम आदमी पार्टी के टाउन हॉल में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सुन रहे थे कि मनीष सिसोदिया को अगले 10 दिन में गिरफ्तार करेंगे, लेकिन अब तो लग रहा है कि अगले 2-3 दिन में ही गिरफ्तार कर लेंगे। अभी हम महाराजा कृष्ण कुमार की धरती पर हैं। उन्होंने ही सबसे पहले अपनी रियासत देश के लिए सरदार पटेल को सौंपी थी। मैं आज भारत सरकार से मांग करता हूं कि इन्हें भारत रत्न दिया जाए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में स्कूल ठीक किए हैं। 7-8 साल से किसी भी प्राइवेट स्कूल को नाजायज़ फीस नहीं बढ़ाने दिया और हमने ऑडिट कराई और 2-3 साल पुरानी फीस भी बच्चों को वापस करवाई। और इन सब के बाद जब न्यूयॉर्क टाइम्स ने सिसोदिया और बच्चों की तस्वीरें छापी तो भाजपा नेता ने बुलाया और कहा कि ये कैसे छपी, हमारी क्यों नहीं छपी। उसने कहा कि पैसे दिए हैं उन्हें। नेता ने कहा कि 10 गुना पैसे दे दो उन्हें और हमारी छपवाओ। उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स को फ़ोन किए और कहा कि 100 करोड़ देंगे, हमारी फ़ोटो छपवाओ। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि हम बिकते नहीं हैं, दुनिया में सब कुछ बिकता नहीं है। सिसोदिया ने चप्पल घिसकर स्कूलों को ठीक किया है। हर सुबह 7 बजे स्कूल जाते हैं और पहली बार इनकी नानी याद आ रही है क्योंकि अब आम आदमी पार्टी गुजरात में आ रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात में सिसोदिया की 2 टूक, मेरी गर्दन ईमानदारी की, किसी शिकंजे में नहीं फंसेगी। जी हाँ दोस्तों, गुजरात में आम आदमी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर हमलावर है। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को भावनगर में युवाओं के साथ शिक्षा और रोजगार विषय पर संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरी गर्दन ईमानदारी की है और ये किसी शिकंजे में नहीं फंसेगी। युवाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद 12 लाख युवाओं को रोजगार मिला है और अब दिल्ली में पर्चे आउट नहीं होते। आम आदमी पार्टी नेता सिसोदिया ने कहा कि गुजरात के सरकारी स्कूल और कॉलेज की हालत बहुत खराब है, इसमें सुधार की जरूरत है। यही स्थिति पहले दिल्ली में भी थी और वहां आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद परिस्थितियां काफ़ी बदली हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। गुजरात में भी खूब नौकरियां हैं, लेकिन यहाँ नौकरी देने वाले नहीं हैं और यहाँ युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए कोई ठोस नीति नहीं है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2015 में जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने तो वहाँ भी ऐसी ही हालत थी और पता चला कि 2007 से यहाँ रिक्तियों के सापेक्ष भर्ती नहीं हुई है और इसीलिए सभी विभागों में खूब वैकेंसी है। इन वैकेंसी को भरने के लिए ना तो कोई बात करने वाला है और ना ही सुनने वाला है। इस संबंध में दिल्ली भर्ती बोर्ड से पूछने पर बताया गया कि इन सभी वैकेंसी को भरने में कम से कम 35 साल लगेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद इस दिशा में तेजी से काम हुआ। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात में केजरीवाल ने लगाया महाव्यापम घोटाले का आरोप। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी शासित गुजरात में महाव्यापम घोटाला हुआ है और राज्य सरकार की भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्र वर्षों से लीक होते रहे हैं। उन्होंने वादा किया कि अगर इस साल के अंत में राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है तो प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ कानून बनाया जाएगा जिसमें 10 साल की जेल का प्रावधान होगा। केजरीवाल ने गुजरात के 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन भावनगर में युवाओं के साथ टाउन हॉल बैठक में कहा कि क्या कोई व्यक्ति प्रश्न पत्र लीक होने को लेकर जेल गया है वो अब जेल जाएंगे। मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला था, गुजरात में महाव्यापम घोटाला चल रहा है। व्यापम घोटाला एक प्रवेश परीक्षा और भर्ती घोटाला था जो 2013 में मध्य प्रदेश में सामने आया था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देश के 22 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महंगाई पर केंद्र सरकार को घेरेगी कांग्रेस। जी हाँ दोस्तों, गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की नज़दीकी और आम आदमी पार्टी की सक्रियता को देखते हुए अब कांग्रेस पार्टी भी मैदान में उतरने जा रही है। कांग्रेस महंगाई को मोदी सरकार के खिलाफ बड़ा मुद्दा बनाकर जनता के बीच जाएगी। कांग्रेस नेता 29 अगस्त को 22 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महंगाई के खिलाफ केंद्र सरकार को घेरेंगे। बता दें कि इससे पहले इसी महीने 5 अगस्त को केंद्र ने देश भर में महंगाई, केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग और जीएसटी को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया था। सबसे दमदार प्रदर्शन दिल्ली में देखा गया था। गांधी परिवार के 3 सदस्य इसमें शामिल हुए थे। कांग्रेस के सभी नेता और कार्यकर्ता काले कपड़े में थे और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को संसद भवन से राष्ट्रपति भवन जाने के क्रम में हिरासत में ले लिया गया था। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री आवास की ओर जाने के क्रम में हिरासत में ले लिया गया था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी से खफा हुए ओवैसी बोले बीजेपी ने नुपुर शर्मा से सबक नहीं सीखा। जी हाँ दोस्तों, तेलंगाना से बीजेपी विधायक टी राजा सिंह की पैगंबर मोहम्मद को लेकर विवादास्पद टिप्पणी पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने यहां तक कहा कि बीजेपी ने नुपुर शर्मा से कोई सबक नहीं सीखा। ओवैसी ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि वो तेलंगाना को खत्म करना चाहते हैं, लोगों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। उन्होंने पीएम मोदी का नाम लेते हुए कहा कि क्या शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। ओवैसी ने कहा कि एक बाई इलेक्शन के लिए आप तेलंगाना को आग लगाना चाहते हैं। देश और दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं? नुपुर शर्मा से सबक नहीं सीखा क्या? दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बसपा सुप्रीमो मायावती बोली पैगंबर इस्लाम पर भाजपा विधायक की टिप्पणी शर्मनाक, अपने लोगों पर कंट्रोल करे बीजेपी। जी हाँ दोस्तों, बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि भाजपा विधायक द्वारा पैगंबर इस्लाम के खिलाफ की गई शर्मनाक टिप्पणी निंदनीय है। भाजपा को अपने लोगों को संयमित और नियंत्रित रखकर भारत की छवि को बचाने का काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अभी भाजपा से निलंबित नुपुर शर्मा द्वारा पैगंबर इस्लाम के विरुद्ध विवादित टिप्पणी पर गरमाया माहौल ठंडा भी नहीं हो पाया है कि भाजपा के अन्य नेता तेलंगाना के विधायक राजा सिंह ने उसी प्रकार का उत्तेजनात्मक कार्य किया है जो अति शर्मनाक और निंदनीय है। उन्होंने कहा कि हालांकि तेलंगाना सरकार ने भाजपा विधायक को हैदराबाद में गिरफ्तार कर लिया है, किंतु क्या ये बीजेपी नेतृत्व की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो अपने लोगों को संयमित,
नियंत्रित रखकर देश में अमन शांति कायम रखने के साथ साथ विदेशों में भी भारत की छवि को आघात लगने से बचाए। बसपा सुप्रीमो ने यह बात ट्वीट करके कही। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। क्या आपकी मोदी लहर घटने लगी है? भाजपा के ड्रीम ऑफ बाला साहेब पर शिवसेना का हमला। जी हां दोस्तों, देवेंद्र फडणवीस के बाला साहेब के सपने को पूरा करेंगे वाले बयान पर शिवसेना ने भाजपा पर हमला बोला। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कहा कि शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब का नाम लेकर वोट पाने की चाहत रखने वाली भाजपा से सवाल है कि क्या मोदी युग खत्म होने वाला है, मोदी लहर कम होने लगी है। शिवसेना ने भाजपा पर मराठा एकता को तोड़ने का आरोप लगाया और भाजपा पर शिवसेना को तोड़ने और अब बाला साहेब के नाम पर वोट मांगने के लिए शिवसेना ने देवेंद्र फडणवीस को जमकर निशाने पर लिया है। शिवसेना ने मंगलवार को कहा कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का शिवसेना संस्थापक बाला साहेब ठाकरे के सपने को पूरा करने के लिए काम करने का दावा मुंबई में मराठी एकता को तोड़ने की एक चाल है। इसके पीछे कारण है आगामी निकाय चुनाव। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में पूछा कि आप बाला साहेब के नाम पर वोट क्यों मांग रहे हैं? क्या आपका मोदी युग, मोदी लहर अब घट